हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट का जो पेपर है वह जुलाई अगस्त में होने वाला है और यूपी टेट की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो यूपी टेट का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो इन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लासेस आज से फिर से स्टार्ट होंगी, जिसमें आज से हम एनसीईआरटी सीरीज़ को और डीप से पढ़ेंगे। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, आप नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कि हमने सीटेट पेपर 2 की तैयारियां कितनी जोरों शोरों से करवाई थी और कितना अच्छा रिजल्ट हमारे चैनल से जो पढ़े थे उन्होंने सीटेट पेपर 2 में पाया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम, चूँकि पेपर टफ होने लगा है, तो इसलिए इस बार हम एनसीईआरटी को सीरीज़ को थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है पूर्णिमा। पहला टॉपिक क्या है? पूर्णिमा है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा जो होता है उसको हम 1 महीने में केवल एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही पूर्णिमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहा जाता है। जब यह पिंड ठीक एक सीधी रेखा पर हो जाते हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो कौन कौन से पिंड? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, और यही पिंड अमावस्या के दिन जब सामने आ जाते हैं एक दूसरे के तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो प्रश्न बनता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो हमेशा पूर्णिमा वाली रात को ही होगा और अमावस्या के दिन ही केवल सूर्य ग्रहण हो सकता है। यह प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं अमावस्या। अमावस्या के बारे में भी वही बात है। चांद जब आधा चमकीला और आधा अंधेरा होता है और अंधेरा वाला भाग पृथ्वी की ओर होता है तो उस रात को अमावस्या कहा जाता है। तो अमावस्या कहा जाता है और अमावस्या के दिन ही क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखते हैं खगोली पिंड किसे कहते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? खगोली पिंड किस कैसे हैं? आकाशीय पिंड या खगोली पिंड अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे आदि सभी पिंड हैं। तो जितने भी पिंड मौजूद होते हैं अंतरिक्ष में उसे आकाशीय पिंड या खगोली पिंड कहा जाता है। वे उस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं। तो ये जिसमें हम रहते हैं उस विशाल ब्रह्मांड के हिस्सा है और आमतौर पर हमसे बहुत दूर है, और हमसे ये बहुत दूर है, हमें पता ही है। खगोलीय पिंड शब्द उतना ही विस्तृत है जितना कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ज्ञात और अज्ञात दोनों। तो खगोलीय पिंड का जो अर्थ है वह विस्तृत है, क्योंकि बहुत से पिंड इसमें पाए जाते हैं। परिभाषा के अनुसार आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का कोई भी प्राकृतिक पिंड होता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बाहर का कोई भी पिंड होगा, उसके बाहर की कोई भी जो पिंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आकाशीय या फिर खगोलीय पिंड कहा जाता है। आसान उदाहरण में चंद्रमा, सूर्य और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह जो हैं, क्षुद्र ग्रह, ये सब भी क्या है? खगोलीय पिंड है, लेकिन वे बहुत सीमित उदाहरण है। अंतरिक्ष में कोई भी क्षुद्र ग्रह एक खगोलीय पिंड है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण के रूप में इसमें दिया गया चंद्रमा, सूर्य और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह तो क्या है? खगोलीय पिंड है। लेकिन और भी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वे भी क्या है? खगोलीय पिंड का ही हिस्सा है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। तो अब अगला टॉपिक क्या बन गया कि इसका एक और डिफिनीशन दिया गया है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हें तारा कहा जाता है। तो तारा बनने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? खगोलीय पिंड तो सभी होते हैं, अब वे खगोलीय पिंड जो तारा बनते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो उनके क्या चाहिए? आकार बड़ा होना चाहिए, वे गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। आकार बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा अर्थात इनके पास अपना हीट होता है, इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। और अगला टॉपिक है सूर्य भी एक तारा है। अगला टॉपिक क्या है? इसी में दिया गया अगला पॉइंट, सूर्य भी एक तारा है। आगे देखते हैं नक्षत्र मंडल के बारे में क्या दिया गया है। इसमें देखते हैं तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो तारे जो तारों के समूह होते हैं उनसे कुछ आकृतियां बनती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जैसे कि अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर या फिर बिग बियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है जो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ध्यान रखिएगा, सप्तऋषि या 7 तारों का समूह होता है और यह किस नक्षत्र मंडल का भाग है? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। आगे ध्रुव तारा के बारे में बताया गया है जो प्राचीन समय में रात में दिशा निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। चलिए देखते हैं।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, जो उत्तरी तारा था वह उत्तर दिशा को बताता था। इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता था। इसे ही ध्रुव तारा भी कहा जाता था। ध्रुव तारा एक तारे को छोड़कर बाकी सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तो जो ध्रुव तारा है वही एक ऐसा तारा है जो स्थिर माना जाता है, बाकी सभी ऐसा लगता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। केवल एक ही तारा है जो अपनी स्थिति नहीं बदलता है, उसे ही ध्रुव तारा या उत्तरी तारा कहा जाता है। या पृथ्वी के अक्ष की दिशा में उत्तर ध्रुव की ओर है, या पृथ्वी के अक्ष की दिशा के उत्तर की ओर है, ऊपर स्थित में स्थित है। समुद्री यात्रा इसके द्वारा दिशा, समुद्री यात्री जो होते थे इसी के द्वारा दिशा निर्धारण करते थे। तो दिशा प्राचीन समय में, रात्रि के समय में दिशा कौन बताता था? उत्तरी या ध्रुव तारा की सहायता से किया जाता था, और समुद्री यात्री जो होते थे इसी के द्वारा रात में दिशा निर्धारित करते थे। ग्रह क्या होता है, अब देखते हैं ग्रह क्या होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। तो कुछ खगोलीय पिंड जिसमें अपनी प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जिनमें होती है वो क्या कहलाते हैं? वो तारे कहलाते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो वही बात जो मैं बताया, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वह क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ होता है। प्रत्येक ग्रह मतलब एक अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, उसी ऑर्बिट पे अपना क्या करता है? परिक्रमा और परिभ्रमण भी करता है साथ साथ। इस पथ में वह सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहा जाता है। तो जो प्रत्येक ग्रह होते हैं उनका एक ऑर्बिट फिक्स होता है, उनकी एक निश्चित पथ होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। और इसी ऑर्बिट में वे सूर्य की परिक्रमा लगातार करते रहते हैं। कुछ ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो कुछ ग्रहों के पास खुद का भी प्रकाश नहीं होता है। आगे देखते हैं, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंड होते हैं, ग्रह, तारे आदि, उनके और उनके गति से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट जो थे वह प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया है कि ग्रह का इंग्लिश वर्ड क्या है? प्लेनेट है। और यह प्लेनेट जो वर्ड है वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक या फिर चारों ओर घूमने वाला। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रह जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? प्लेनेट होता है। यह प्लेनेट जो वर्ड है यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक या फिर चारों ओर घूमने वाला। आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। अब जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है पृथ्वी। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से थर्ड है ये। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पोजीशन इसकी थर्ड है, और अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, यह तो आपको पता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यह भी आपको पता है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी का जो व्यास है वह कितना है? 6371 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह से छोटे होते हैं तथा जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह क्या होते हैं? जिसे इंग्लिश में सैटेलाइट कहा जाता है, कि यह ग्रह से भी छोटे होते हैं और ये परिक्रमा किसकी करते हैं? यह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की या तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं, ये किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और इन्हें ही उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो आसमान में जो चंद्रमा दिखता है वह एक उपग्रह है, और पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। आगे देखते हैं सौरमंडल। आगे हमारा अगला टॉपिक क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनके नाम दिए गए हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बुशमैन पृथ्वी पे रहता था, वह पंडित था, इसलिए वह मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं कटाता था, और उसके अरुण वरुण नाम के 2 बेटे थे। तो बुशमैन से क्या हो गया? बुध और शुक्र। अब वह पंडित था तो मंगल, वह पृथ्वी पे रहता था,
और पंडित था इसलिए वह मंगलवार को नहीं कटाता था, तो मंगल ग्रह हो गया। बृहस्पतिवार को नहीं बाल कटाता था, बृहस्पति ग्रह हो गया। शनिवार को भी नहीं कटाता था। और अरुण और वरुण नाम के 2 बेटे थे, तो अरुण हो गया और वरुण हो गया। ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसमें सूर्य के बारे में क्या दिया गया है। देखते हैं, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह सौर परिवार का मुखिया है। तो यह पूछा जाता है सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। सूर्य एक छोटा तारा है जो आकाशगंगा के केंद्र से आधुनिक गणना के अनुसार 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सर्पिल भुजा के एक सिरे में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक गणना के अनुसार यह आकाशगंगा के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य अपने अंश पर 29.4 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। तो सूर्य जो अपनी जगह है उसमें कितना दिन लेता है एक चक्कर पूरा करने में, 29.4 दिन। किंतु ध्रुवों में इसका वर्णन गति 33 दिन दिया गया है। लेकिन जो ध्रुवों में है इसका वर्णन कितना दिया गया है, 33 दिन दिया गया है। आगे इसके बारे में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह तो मैं बता ही दिया गया हूँ कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुशमैन पृथ्वी पे रहता था, पंडित था, इसलिए बृहस्पतिवार, शनिवार और मंगलवार को बाल नहीं कटाता था। सॉरी, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं कटाता था। और अरुण व वरुण नाम के 2 बेटे थे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। प्लूटो भी पहले एक ग्रह माना जाता था। ध्यान रखिएगा, प्लूटो जिसे हिंदी में यम कहा जाता था, यह भी पहले एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, उसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, क्योंकि वह मानक को फॉलो नहीं कर रहा था, वह मानक को स्तर पे फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए उसे ग्रह नहीं माना गया और उसे क्या माना गया, बौने ग्रह माना गया, ड्वार्फ प्लेनेट माना गया। अब ग्रहों का कुछ डीप अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। पहला ग्रह है बुध, देख लेते हैं। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो केवल सूर्य का ही चक्कर लगाता है और इसके अलावा बाकी ग्रह ना चाहते हुए भी अन्य ग्रहों के भी चक्कर लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह सबसे पहले है तो इसलिए केवल ये सूर्य का चक्कर लगाएगा। अब इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद शुक्र आएगा तो वो बुध का भी तो चक्कर लगा लेगा ना। पृथ्वी आएगी तो बुध, शुक्र और सूर्य का भी चक्कर लगाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो केवल सूर्य का ही चक्कर लगाता है और इसके अलावा बाकी ग्रह ना चाहते हुए भी अन्य ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। बुध ग्रह का परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिक्रमण काल पूछा जा सकता है, 88 दिन है। और यह ग्रह अपसौर और उपसौर की तुलना में सूर्य के करीब 1.5 गुना ज़्यादा दूर होता है। ध्यान रखिएगा, यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऊपर के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परिक्रमण काल इसका 88 दिन, ये इंपॉर्टेंट है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, सबसे छोटा है और सबसे हल्का ग्रह है और ये चीज़ें तो पढ़ाई दी गई है। अब दूसरा ग्रह देखते हैं, शुक्र, देख लेते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का भी तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यह 255 दिन में पूरा करता है। तो शुक्र के बारे में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी या बहन भी कहा जाता है और परिक्रमण काल इसका कितना है, 255 दिन है। अगला हमारा ग्रह है मंगल, देख लेते हैं। मंगल जो छोटे और अनियमित आकार के हैं, ये इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को हमेशा से परिकल्पित किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ जीवन हो सकता है या कभी हुआ होगा, ऐसा हमेशा सोचा जाता है मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह को अंग्रेजी भाषा में मार्स प्लेनेट कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, मार्स कहा जाता है। में क्या बताया जा रहा है कि यह सौरमंडल का चौथा ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल आता है तथा दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, मतलब दूरी के हिसाब से देखा जाएगा तो चौथा है और छोटा देखा जाएगा तो ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप के द्वारा इस ग्रह की खोज की थी। तो इस ग्रह की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से की थी। पृथ्वी के दिन के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल 687 दिन लगाता है। तो इसका परिक्रमण काल कितना है, 687 दिन है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस पर्वत मंगल पर ही स्थित है। तो सौरमंडल का अगर पूछा जाएगा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह ओलंपस पर्वत है, ये मंगल पर है और यह माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। तो पूछा जाएगा, अगर प्रश्न 2 तरीके से बनते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो वह माउंट ओलंपस हो जाएगा, जो कहाँ है, मंगल ग्रह पे है।
और या माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। तो किसमें सीटेट में ऐसे प्रश्न नहीं बनते। सीटेट में कैसे कथन आधारित प्रश्न बन जाएंगे कि सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, पहला कथन हो जाएगा। दूसरा कथन क्या हो जाएगा कि माउंट ओलंपस जो है वह माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। तो इसमें पूछा जाएगा कथन 1 सही है या कथन 2, या दोनों सही है या तीनों। तो इसमें कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो ऐसे ही इसमें किया जाता है प्रश्न। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल इसका 687 दिन होता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। अभी तक आपने देखा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते, ध्यान रखिएगा, बुध शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते। पृथ्वी का एक उपग्रह है और इसके कितने हैं, मंगल के 2 हैं। कौन से, फोबोस और डीमोस। कौन से हैं 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस। आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमीड है। इसका एक इंपॉर्टेंट उपग्रह है वह गैनीमीड है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 12 साल में पूरा करता है। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, इसका काल कितना है, 12 साल है। अगला ग्रह है शनि। देख लेते हैं शनि के बारे में। शनि ग्रह आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पूछा जाएगा आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह शनि हो जाएगा। आकाश में यह पीले तारे के समान दिखाई देता है, और आकाश में यह पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका गुरुत्व पानी से भी कम है, और इसका जो ग्रेविटी है वह पानी से भी कम है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शनि ग्रह के लगभग 82 उपग्रह हैं। तो प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि ग्रह के हैं, अर्थात चंद्रमा की तरह उसके 82 चंद्रमा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इंपॉर्टेंट है, शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। तो जो टाइटन उपग्रह है वह भी बुध ग्रह के बराबर है। इसके अलावा फोबे, यूरोपा आदि उपग्रह भी यहाँ है शनि ग्रह पे। फोबो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न कैसे बनेगा। सीटेट में प्रश्न बनता है कि फोबो जो है वह शनि का उपग्रह है, पहला कथन हो जाएगा। दूसरा कथन क्या हो जाएगा कि फोबो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, दूसरा कथन हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है या दोनों नहीं सही है। तो दोनों सही है कि शनि का उपग्रह है फोबो, और दूसरा कथन क्या था कि यह विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि यह चारों जो ये इसका परिक्रमण काल है वह 29 साल है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका परिक्रमण काल कितना है, 29 साल है। अगला ग्रह है हमारा अरुण। अरुण के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे सौरमंडल में जो 2 ग्रह ऐसे हैं वो उनकी जो परिक्रमा है सूर्य के चारों ओर, वो परिक्रमा कैसे करते हैं, घड़ी की दिशा के अनुसार करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज करते हैं। और वो कौन से ग्रह हैं, एक अरुण हो जाएगा और एक कौन सा होगा, शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा के अनुसार करते हैं। बाकी सारी जो ग्रह हैं वह कैसे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं परिक्रमा, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और इसके बारे में यह भी बताया गया है कि यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी के विपरीत दिशा में करते हैं। बाकी जो ग्रह हैं, वहीं अरुण जो है वह घड़ी की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो जो अरुण है वह घड़ी की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। और भी एक है, कौन सा, शुक्र हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसका उपग्रह टाइटेनिया है, इसका उपग्रह टाइटेनिया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है टाइटन किसका उपग्रह है, तो आप क्या बताएंगे, शनि का है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन पूछा जाएगा टाइटेनिया किसका उपग्रह है, वह किसका हो जाएगा, अरुण का हो जाएगा। और यह सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा 84 साल में पूरा करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा लास्ट है वरुण, देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है, सबसे लास्ट में है ये। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरुण का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी से 17 गुना अधिक है, और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोड़ा सा अधिक है। और यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, इसको तो आपको बता ही दिया गया है। इसका उपग्रह ट्राइटन है। अब देखिए, इसका उपग्रह क्या है, ट्राइटन है। अब पूछ लिया जाएगा टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का है। टाइटेनिया किसका उपग्रह है, तो वो अरुण का हो जाएगा। और ट्राइटन पूछा जाएगा तो वह किसका हो जाएगा, वरुण का हो जाएगा। इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, पृथ्वी से 17 गुना अधिक होता है। और व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है, और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमण काल कितना है, 164 साल है। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं
जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इतने लघु हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। तो क्षुद्र ग्रह किन्हें कहे जाते हैं कि ये सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं, पथरीले होते हैं और धातुओं के पिंड होते हैं, लेकिन छोटे होने के कारण इन्हें ग्रह हम नहीं कह सकते हैं। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहा जाता है। यह ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो विभिन्न विस्फोट होते हैं उनसे ये क्या होते हैं, ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर ग्रहिका कहा जाता है। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब उल्का पिंड किसे कहे जाते हैं, क्योंकि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो जो सूर्य के चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लाखों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है वह इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। ध्यान रखिएगा, लाखों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। और हमारा आकाश गंगा, हमारी जो आकाश गंगा है वो हमारे ब्रह्मांड का मिल्की वे होता है। और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनती हैं? ब्रह्मांड बनाती हैं। अगला पॉइंट है ज्योग्राफी शब्द के बारे में दिया गया है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्योग्राफिया, या ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्योग्राफिया। इसमें देखते हैं ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का मापन। और जियोइड का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ऑइड मतलब क्या होता है? कि आकार होता है। आइड मतलब आकार होता है और जियोइड मतलब कि जो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो पृथ्वी के। जियोमेट्री मतलब मेट्री मतलब मापना होता है। जियो मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी का मापन जियोमेट्री होता है। जियो मतलब पृथ्वी, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, तो पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी। और जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का विवरण जो दिया जाता है उसे जियोग्राफी कहा जाता है। अब भूआब देख लेते हैं। भूआब किसे कहा जाता है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है वह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए पृथ्वी के आकार को भूआब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जियोइड क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप कहा गया ना, तो भूआब है क्या? जो पृथ्वी का आकार है वह भूआब ही कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवों के पास यह थोड़ी चपटी है इसलिए इसके आकार को भूआब कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है वह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी कहा जाता है। इसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? इतनी है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। आगे देखते हैं, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। वे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम पिंड होते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, उसके उदाहरण दिए गए हैं इनसैट, IRS, एडुसैट आदि। ये क्या है? मानव निर्मित उपग्रह है, एक कृत्रिम पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। और इसी कारणवश पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछा गया है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसी कारणवश हम चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं। चलिए, ये आज के सेशन का लास्ट पॉइंट था। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं और यूपी टेट और सीटेट की लगातार अच्छी क्लासेस और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।